हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। हम लोग फिर आ चुके हैं एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9। ठीक है, और आप लोग सबको पता है कि चैप्टर नंबर 9 हमारा क्या है। वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है होने वाला है हॉलेज। ठीक है, हॉलेज की जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे आज हम लोग कवर अप करेंगे, और एग्जाम में भी हो सके तो आप लोग को इसी से क्वेश्चन डिट्टो का डिट्टो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल सिस्टम इज रिक्वायर इफ लेंथ ऑफ रॉफ होलेज एक्सीड। ठीक है, सिंपल सा आपको बोल रहा है कि आप लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल या फिर मैकेनिकल सिग्नल जो लगाते हैं रॉफ होलेज में, वो कितना से ज़्यादा होने पे लगाते हैं। मतलब कि जो रॉफ होलेज है आपका, वो रॉफ होलेज का लेंथ कितना से ज़्यादा होगा तो आप लोग एक तरह का मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल सिग्नल लगाएंगे। पहला ऑप्शन है 30, 45, 50, 60 या 90। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइज आपका ऑप्शन नंबर ए, 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर से कभी भी अगर ज़्यादा होता है लेंथ, तो उस केस में हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल या मैकेनिकल सिग्नल लगाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, एट what interval are tub re-railer provided in a endless rope haulage roadways of gradient 1 is 5। ठीक है, जो टब री-रेलर एक तरह का सेफ्टी डिवाइस है, इसको हम लोग कहाँ लगाते हैं, एंडलेस रोप होलेज में लगाते हैं। और इसको कब लगाते हैं, 1 इज ग्रेडियंट जब है वहाँ का 1 इज 5 होता है, तो वही पूछ रहा है कि उसका इंटरवल क्या होगा, मतलब कितना दूरी पे हम लोग लगाएंगे। जो टब री-रेलर होगा वो हम लोग कितना दूरी पे लगाएंगे। तो आपका ऑप्शन है 30 मीटर, 60 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर या 250 मीटर। तो याद रखिएगा कि इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ई, 250 मीटर। ठीक है, जब ग्रेडियंट 1 इज 5 होगा तो जो टब रिलेयर होगा हम लोग का, वो हम लोग 200 मीटर पे लगाएंगे। ये आपका रेगुलेशन नंबर 92 है। ठीक है, अगर आप लोगों को बुक से भी पढ़ना है तो आप लोग बुक में रेगुलेशन नंबर 92 देख सकते हैं। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, वेयर हॉलेज इज इफेक्टेड बाय वन और मोर रोप देयर शेल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन टब रिलेयर एट अ इंटरवल ऑफ नॉट मोर देन 250 मीटर। ठीक है, तो 250 मीटर के इंटरवल के अंदर ही हम लोग टब रिलेयर को फिर लगाएंगे। समझ गए। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट वाट इंटरवल मैन होल इज टू बी प्रोवाइडेड इन अ हॉलेज रोडवे ऑफ ग्रेडियंट 1:5। जो भी मैनुअल हम लोग को प्रोवाइड किया जाएगा हॉलेज रोडवे में, वो कब प्रोवाइड करते हैं, जब ग्रेडियंट 1:5 होता है। तो उसका इंटरवल क्या होता है, मतलब कितना दूरी पे हम लोग लगाते हैं, 10 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर या 30 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर का इंटरवल में हम लोग क्या करते हैं, आप लोग का मैन होलेज मतलब कि मैन होल लगाते हैं, मैन होल बनाते हैं एक तरह से। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है रेगुलेशन नंबर 92 में। वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि वेयर एनी पर्सन इज अलाउड टू वर्क और पास while in the haulage in motion manual for refugees shall be provided at interval of not more than 10 मीटर। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है कि मैनहोल को हम लोग जब ग्रेडियंट 1:5 होता है तो कितना इंटरवल पे लगाते हैं, तो 10 मीटर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, अनलेस एक्सेप्टेड बाय RIM। ठीक है, रीजनल इंस्पेक्टर, हाइट ऑफ अ मैनहोल अलोंग हॉलेज रोडवे सेल बी। बोल रहा है कि बिना परमिशन का, मतलब कि RIM को इन्फॉर्म किए बिना, अनलेस एग्जेम्प्टेड मतलब RIM को इन्फॉर्म किए बगैर बोल रहा है कि जो हाइट होगा मैनहोल का, हॉलेज सिस्टम का, वो कितना होना चाहिए। ठीक है, RI का परमिशन से आपको पता है कि RI अगर बोले तो उसको हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन बिना RI को इन्फॉर्म किया, अनलेस एग्जेम्प्टेड बाय RI। ठीक है, बिना इन्फॉर्म किए जो नॉर्मल होता है हाइट मैनहोल का, वो कितना होना चाहिए। तो पहला बोल रहा है आपका नॉट लेस देन 1.5, नॉट लेस देन 1.8। तीसरा बोल रहा है नॉट लेस देन फुल हाइट ऑफ अ रोडवेज इफ द हाइट ऑफ इज लेस देन 1.8 मीटर। इसका बोल रहा है नॉट लेस देन 2 मीटर, या ऑप्शन नंबर ई, जो कि है आपका ऑप्शन बी एंड सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, बी एंड सी। ठीक है, देखिए आपको पता है कि जब भी हम लोग मैनहोल बनाते हैं तो मैनहोल का हाइट हम लोग कितना रखते हैं, 1:8 रखते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि हम लोग जो रोडवेज होता है, ठीक है, जो हम लोग का रोडवे होता है जहाँ से हम लोग ट्रेवल करते हैं, उसी का हाइट 1.8 से कम होता है किसी का, मतलब सेफ्टी के पर्पज से कभी कभी 1.8 से हम लोग कम बनाते हैं, जैसे कि 1.6 बनाते हैं या 1.7 बनाते हैं। तो उस केस में क्या बोल रहा है कि जो हाइट होगा मैनहोल का उस समय, ठीक है, उस केस में क्या बोल रहा है कि जो हाइट होगा मैनहोल का वो 1.6 ही होगा। अगर 1.6 अगर रोडवेज का हाइट है तो मैनहोल जो बनेगा वो भी 1.6 ही बनेगा, मतलब कि फुल हाइट बनेगा रोडवेज का। देखिए यहाँ साफ से मेंशन है ना, और एक टर्म देखिए फुल हाइट ऑफ रोडवेज। तो ये भी याद रखिएगा कि अगर 1.8 से कम होगा तो उस केस में क्या होगा, फुल हाइट ऑफ रोडवेज बनेगा। और अनलेस अगर वैसा नहीं है तो फिर 1.8 से कम नहीं बनेगा। समझ गए। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट स्टॉप ब्लॉक, जो भी हमारा फर्स्ट स्टॉप ब्लॉक होगा ऑन टॉप
ऑफ अ हॉलेज रोडवे, जो कि टॉप में लगा होगा हॉलेज रोडवे का, एंड रन अवे स्विच सेल बी मोर देन लेंथ ऑफ अ सेट ऑफ टब बट, ठीक है। तो इसमें आपको बोल रहा है गाइज कि जो भी आपका पहला स्टॉप ब्लॉक लगा होगा ऊपर में, मतलब कि हॉलेज का टॉप पे, ठीक है, और जो रनवे स्विच होगा वो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर लेंथ ऑफ सेट ऑफ टब्स की बात किया जाए तो बोल रहा है कि नॉट लेस देन 15 मीटर, कि 15 मीटर का डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। दूसरा हो रहा है आपका बी, नॉट मोर देन लेंथ ऑफ सेट ऑफ टब प्लस 10 मीटर, ठीक है। जो भी आपका सेट ऑफ टब होगा, जैसे ये आपका टब हो गया सेट ऑफ टब, ये सेट ऑफ टब और प्लस 10 मीटर प्लस और 10 मीटर, ठीक है। तो वही होता है सेट नॉट मोर देन लेंथ ऑफ सेट ऑफ टब प्लस 10 मीटर, नॉट मोर देन लेंथ ऑफ सेट ऑफ टब्स प्लस 15 मीटर। ऑप्शन नंबर डी, डी में क्या है, ये और ये, ठीक है, मतलब ए और बी। और ऑप्शन नंबर ई बोल रहा है नॉट मोर देन 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ सेट ऑफ टब्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। जो भी आपका डिस्टेंस होता है फर्स्ट स्टॉप ब्लॉक का, ठीक है, और आपका रनवे स्विच का, वो क्या होता है लेंथ ऑफ सेट ऑफ टब्स में, नॉट मोर देन लेंथ ऑफ सेट ऑफ टब्स प्लस 10 मीटर होता है। ये आपका रेगुलेशन नंबर 92 का 4 का बी है, ठीक है। अगर आप लोग को पढ़ना होगा तो उसमें पढ़ लीजिएगा, उसमें इसमें क्लियरली ये चीज़ मेंशन किया हुआ है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बस आपसे एक लाइन में पूछा गया है कि जो भी जेज रेल होता है उसको हम लोग लगाते हैं आपका कहाँ पे, हॉलेज रोडवेज में, ठीक है। तो उसको काम क्या है, प्रिवेंट करना। क्या, जैसे रन अवे ऑफ टब्स, ठीक है, रन अवे ऑफ टब्स मतलब जेज रेल का क्या काम है कि हम लोग जो टब से जो भी मतलब कि जो टब वो ढुलक गया अगर पीछे, तो उसको हम लोग रोकने के लिए लगाते हैं जेज रेल। देखिए जेज रेल जो होता है ना, वो ऐसे ऐसे करके एक मैनेजमेंट होता है, ठीक है, ये आपका पटरी है एक तरह से, तो ऐसे से लगा रहता है। तो क्या होता है कि जब हम लोग का सेट ऑफ टब्स जब पीछे ढुलकता है तो हम क्या उसको गिरने से बचाने के लिए लगाते हैं या फिर नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये गलत है। इसका आंसर मतलब ये गलत है, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। जेजरेल को कभी भी हम लोग बैकवर्ड रन अवे के लिए नहीं लगाते हैं, इसको किसके लिए लगाते हैं, फॉरवर्ड रन अवे के लिए। फॉरवर्ड रन अवे का मतलब हो गया कि जब माइंस में, ठीक है, जैसे ये माइंस आपका, ठीक है, माइंस के अंदर आप यहाँ पे मानिए जेजरेल लगा हुआ है, तो जब भी टब्स ऐसे अगर सीधा जा रहा है, ठीक है, इस तरह से फॉरवर्ड जा रहा है, ठीक है, तो फॉरवर्ड का केस में क्या होगा कि जब जब आपका सेट ऑफ टब्स का स्पीड बहुत ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा कि उसको गिरा देगा, जिसके कारण एक्सीडेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है, जोर से जाएगा नहीं तो एक्सीडेंट नहीं हो पाएगा। तो इसको हम लोग हमेशा याद रखिएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं, कभी भी बैकवर्ड नहीं लगाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि फॉल्स, ये गलत है। यहाँ पे बैकवर्ड की जगह अगर फॉरवर्ड रहता तो फिर आंसर ट्रू होता, समझ गए। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक लाइनर है लेकिन मतलब कि समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि अ ड्रैग, एक ड्रैग जो होता है अटैच होता है कहाँ, सेट ऑफ टब्स में। आप लोग हमको बताइएगा कि जो ड्रैग होता है वो एक्चुअली में कहाँ प्लेस होता है, मतलब कि सेट ऑफ टब्स में तो लगता है, ठीक है, लेकिन कहाँ पे लगता है, ये चीज़ का आंसर आप लोग हमको दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन कि जो ड्रैग होता है वो एक्चुअली में सेट ऑफ टब्स में कहाँ लगता है। तो देखिए ड्रैग का काम क्या बोल रहा है कि ड्रैग क्या करता है आपका, फॉरवर्ड रन अवे से बचाता है, बैकवर्ड रन अवे से बचाता है, या फिर दोनों से, या फिर डीरेलमेंट ऑफ टब करता है, या फिर डैमेज टू रॉप, रॉप को डैमेज करता है। तो देखिए ड्रैग जो होता है आपका वो आपको क्या होता है कि बैकवर्ड रन अवे से बचाता है, कि जो भी सेट ऑफ टब्स आपका अगर मानिए ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब कि फॉरवर्ड मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे कि ऐसे माइन से ये, और आपका यहाँ सेट ऑफ टब्स जो है यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऐसे देखिए सेट ऑफ टब्स यहाँ से आपका बाहर निकल रहा है, लेकिन किसी केस आपका यहाँ पे बंद हो गया और ये पीछे ढुलकने से, मतलब कि बैकवर्ड डायरेक्शन में ढुलकने से बचने के लिए उसको क्या लगाते हैं हम लोग, जे यहाँ पे हम लोग ड्रैग लगा देते हैं, ठीक है, ड्रैग लगाते हैं। तो ड्रैग क्या करता है कि वो जाके फंस जाता है आपका इसमें, पटरी सब जो होता है ना, ऐसे पटरी लगाता है तो पटरी में फंस जाता है और आपको पीछे का मूवमेंट मतलब पीछे जाने नहीं देता है, समझ गए। ड्रैग एक तरह का इस तरह से फटा हुआ, मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं, रॉड टाइप का या फिर रहता है लगा हुआ, और ये आपको मतलब फंस जाएगा तो आगे जाने नहीं देता है, मतलब पीछे ढुलकने नहीं देता है, समझ गया। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है कि जो टाइप ऑफ सुटेबल रोप होता है होले सिस्टम में वो कौन सा होता है, कि किस टाइप का रोप आपका सुटेबल होता है होले सिस्टम में। तो आपसे पहला ऑप्शन बोल रहा है कि हाफ लॉक कोइल, जो हाफ लॉक कोइल होता है वो होता है, फुल लॉक कोइल होता है, लॉन्ग ले होता है, या ऑर्डिनरी ले होता है। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका डीजे देशमुख का है, ठीक है, डीजे देशमुख से ये क्वेश्चन लाया गया है आप लोग के लिए, डीजे देशमुख का। आप लोग अगर उसमें वॉल्यूम 3 पढ़िएगा, और वॉल्यूम 3 का कौन सा चैप्टर नंबर 12, तो उसमें ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जो टाइप ऑफ रॉप यूज होता है होले सिस्टम में वो होता है आपका लैंगलेज, ठीक है, लैंगलेज, याद रखिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी बन सकता है कि किस टाइप का रोप यूज होता है कॉलेज में, ठीक है, तो ये होता है लैंगलेज। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि सिग्नलिंग और टेलीफोनिक सिस्टम इन अ माइंस बिलो ग्राउंड सेल, जो भी आपका
सिग्नल देने के लिए या फिर टेलीफोन सिस्टम होता है। मतलब सिंपल सा समझिए ना कि जो फ़ोन लगा हुआ था, मतलब टेलीफोन लगा हुआ रहता है ना बिलो ग्राउंड माइंस में, वो क्या होना चाहिए, इंट्रिंसिकली सेफ होना चाहिए या फिर इंट्रिंसिकली सेफ होना चाहिए इफ सिम इज सेकेंड डिग्री। ठीक है, जो भी आपका सिम है, गैस सिम, वो आपका अगर सेकेंड डिग्री होगा तब वो सिर्फ इंट्रिंसिकली सेफ होना चाहिए। तीसरा बोल रहा है इंट्रिंसिकली सेफ होना चाहिए जब जो आपका सिम है वो सिर्फ थर्ड डिग्री हो। और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि इंट्रिंसिकली सेफ होना चाहिए इफ डिग्री सेकंड डिग्री हो या थर्ड डिग्री हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सिग्नली और टेलीफोनिक सिस्टम होता है वो हम लोग का एक तरह से बहुत मतलब क्या बोलते हैं यूजफुल डिवाइस है, जिसका सेकंड और थर्ड डिग्री दोनों होने पे वो इंट्रिंसिकली सेफ होना चाहिए। इंट्रिंसिकली सेफ बोलने का मतलब पता है क्या होता है, कि उसमें जो करंट फ्लो होगा ना एक तरह से, वो करंट 30 वोल्ट से कम होना चाहिए, जिसके कारण वहाँ पे स्पार्क ना हो सके या फिर उसको ग्राउंड अर्थ मतलब कि किसी तरह से उसका बिजली बाहर ना निकल सके, क्योंकि ऐसा होगा तो एक्सीडेंट हो सकता है ना। सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री हो तो वहाँ पे गैसी माइंस है, वहाँ पे गैस के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, एक्सप्लोजन हो सकता है, बहुत बड़ा घटना हो सकता है। तो वही चीज बोल रहा है इंट्रिंसिकली सेफ, मतलब कि सिंपल सा समझिए कि करंट जो है उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। समझ गए। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि अ स्टॉप ब्लॉक इज टू बी प्रोवाइडेड अलोंग अ हॉलेज रोडवेज। जो स्टॉप ब्लॉक होता है हम लोग का, वो कहाँ प्रोवाइड होता है, हॉलेज रोडवेज में प्रोवाइड होता है। तो उसका काम क्या है देखिए, तो उसके बारे में क्या दिया हुआ है पहला नंबर में कि एट एंट्रेंस ऑफ एवरी हॉलेज रोडवे। वो कहाँ होता है, एंट्रेंस में होता है एवरी हॉलेज रोडवे का, ब्रांचिंग ऑफ द मेन हॉलेज। ठीक है, ब्रांचिंग ऑफ द मेन हॉलेज। तो सिंपल सा देखिए बोल रहा है कि जो आपका स्टॉप ब्लॉक होता है वो आपका हॉलेज रोडवेज में लगा होता है, जो ब्रांचिंग ऑफ करता है आपका क्या, मेन हॉलेज को। दूसरा बोल रहा है कि एट एंट्रेंस ऑफ एवरी ट्रेमिंग रोडवेज, ब्रांचिंग ऑफ द मेन हॉलेज रोडवेज, या फिर एवरी ट्रैक विच स्लोप टुवर्ड अ शाफ्ट, या एट द एंड ऑफ अ रोडवेज इफ इट इज इन डायरेक्ट लाइन ऑफ अ फेस, या फिर ऑप्शन नंबर ई जो कि है आपका बी एंड सी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ई। क्योंकि देखिए जो आपका स्टॉप ब्लॉक होता है ना वो आपका कहाँ लगा हुआ रहता है, ट्रेमिंग रोडवेज में। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो आप लोग देखिए रेगुलेशन नंबर 92 में पढ़ सकते हैं। रेगुलेशन नंबर 92 का आई थिंक 20 पॉइंट है कि स्टॉप ब्लॉक और अदर एफिशिएंट कंट्रीबियंस शेल बी प्रोवाइडेड नियर द एंट्रेंस ऑफ एवरी ट्रेमिंग रोडवेज। आप लोग को पता है ट्रेमिंग रोडवेज किसको कहा जाता है, ट्रेमिंग रोडवेज का मतलब हो गया वैसा रोडवेज जिसमें आप लोग का माइंस के अंदर कोई भी मटेरियल हो गया या फिर कोई भी चीज़ का ट्रांसपोर्ट किया जा सकता हो। कि मतलब सिंपल सा समझिए कि वर्किंग फेज से लेके, ठीक है, वर्किंग फेज से लेके आप लोग का डिपॉजिट फेज, जो भी आपका डिपॉजिट फेज तक का जो रोडवेज होता है उसी को एक तरह से हम लोग कहते हैं इसमें ट्रेमिंग रोडवेज। ठीक है, तो जो भी आपका स्टॉप ब्लॉक होता है वो कहाँ हुआ लगा हुआ रहता है, तो ट्रेमिंग रोडवेज में। और उसका मेन काम क्या होता है, कि मेन काम होता है कि वो आपका एक तरह से सेफ्टी डिवाइस है स्टॉप ब्लॉक। तो वो मतलब प्रिवेंट करता है आपका। ठीक है, और वो देखिए यहाँ पे और लिखा हुआ है कि एवरी ट्रैक विच स्लोप टुवर्ड अ शाफ्ट। अगर कोई भी ट्रैक है जो स्लोप है मतलब कि ढलानदार है, स्लोप है मतलब एक तरह से ढलानदार है शाफ्ट की तरफ, तो वहाँ पे भी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई बी एन सी। तो ये दोनों आप लोग समझ जाइएगा कि जो भी आपका स्टॉप ब्लॉक है वो हॉलेज रोडवेज में नहीं ट्रेमिंग रोडवेज में लगाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि हॉलेज रोडवेज नहीं ट्रेमिंग रोडवेज में। तो ये चीज़ याद होने से आप लोग को याद हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन में पढ़ते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोग को, कि ट्रेवलिंग रोडवेज शुड भी, जो भी आपका ट्रेवलिंग रोडवेज होगा वो क्या होगा, एज शॉर्ट एज पॉसिबल, वो कम से कम दूरी वाला होना चाहिए। एज हाइट नॉट लेस देन 1.8 मीटर थ्रू आउट। ठीक है, जो उसका हाइट होगा वो 1.8 से कम नहीं होना चाहिए कहीं भी, पूरा का पूरा जो रास्ता होगा ट्रेवलिंग रोडवेज का, कहीं भी उसका जो हाइट होगा माइंस में वो 1.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। आपका देखिए मेन होल का भी हाइट इतना ही होता है, आपको हम बताया ना, मेन होल का जो नॉर्मल हाइट होता है वो 1.8 मीटर ही होता है, उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी बोल रहा है कि ट्रेवलिंग रोडवेज से उतना से कम नहीं होना चाहिए। स्पेशल केस में होता है कि सेफ्टी पर्पज के लिए कभी कभी 1.8 से कम बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग 1.8 से कम रखिए, लेकिन नॉर्मल वही बोल रहा है कि 1.8 से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। अगला बोल रहा है प्रोवाइडेड विथ क्रॉस ओवर एंड क्रॉस अंडर रोडवेज। देखिए क्रॉस ओवर एंड क्रॉस अंडर का मतलब बोला कि जैसे यहाँ पे काम चल रहा है, ठीक है, तो एक क्रॉस ओवर होगा कि साइड से घुमा के जा सकते हैं या फिर इधर से घुमा के जा सकते हैं, तो वही बोल रहा है कि क्रॉस ओवर या क्रॉस अंडर होना चाहिए रोडवेज में। वाइट वॉश होना चाहिए। वाइट वॉश का मतलब कि जो हम लोग चूना से करते हैं ना पेंट पुचाड़ा एक तरह से, तो वही बोल रहा है व्हाइट वॉश वहाँ पे होना चाहिए या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ट्रेवलिंग रोडवेज है उसमें ये सारा फीचर्स होना चाहिए आपका। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। ये सारा चीज़ आपका फीचर्स ट्रेवलिंग रोडवेज में होना चाहिए गाइस। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी गैप बिटवीन इनर मोस्ट एंड ऑफ टू टब्स इन टेंडम। जो आपका इनर मोस्ट गैप होता है दो टब्स के बीचों में, ठीक है, वो गैप आपका कितना से मतलब जो जैसे दो
एंड ऑफ टप्स है ना, ये इनर मोस्ट एंड ऑफ टप्स है, ये जैसे इनर मोस्ट एंड हो गया, तो यही जो बोल रहा है कि दोनों के बीच का गैप कितना होना चाहिए, तो वही बोल रहा है 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 37 सेंटीमीटर, 38 या फिर 40 सेंटीमीटर, 20, 25, 37, 38 या 40 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो इनर मोस्ट गैप का बात कर रहा है वो आपका 20 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, 20 सेंटीमीटर इनर मोस्ट गैप होना चाहिए दो सेट ऑफ टब्स के बीच में। अब ये चीज़ अगर आप लोगों को पढ़ना है तो ये आपका रेगुलेशन नंबर 94 में मेंशन है, ठीक है, आप लोग रेगुलेशन नंबर 94 में ये चीज़ देख सकते हैं कि ये चीज़ आपका लोग का मेंशन है कि दो सेट ऑफ टब्स के बीच में मिनिमम जो गैप है वो आपका इतना होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट शेल बी द मिनिमम क्लियर स्पेस बिटवीन एडजेसेंट हॉलेज ट्रैक एट प्लेस वेयर टब आर कपल्ड एंड अनकपल्ड। तो सिंपल से यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिनिमम क्लियर स्पेस कितना होना चाहिए। क्लियर स्पेस का मतलब हो गया कि साफ स्पेस, जैसे ये आपका माइंस का एग्जांपल देके दिखा रहा है, देखिए जैसे ये माइंस है, यहाँ पे आपका टब मतलब कि टब एक तरह से खुला आ रहा है, मतलब यहाँ से कपल और अनकपल का मतलब क्या होता है कि टब यहाँ से खुल रहा है या फिर इसको जोड़ा जा रहा है, यहाँ से जोड़ा जा रहा है। तो वही बोल रहा है कि ये जो एरिया है इसमें कम से कम कितना मीटर, ठीक है, कितना मीटर का एरिया क्लियर होना चाहिए। क्लियर होने का मतलब कि साफ सुथरा होना चाहिए या फिर वहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन आपसे वही पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम क्लियर स्पेस बिटवीन एडजेसेंट हॉलेज ट्रैक एट प्लेस वेयर टब आर कपल एंड अनकपल ट्रक। जो यहाँ टब आपका कपल मतलब जोड़ा जा रहा है, अनकपल मतलब खोला जा रहा है, तो उसके बीच में कितना होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर का एरिया आपका क्लियर होना चाहिए मिनिमम, कम से कम बोल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम 1 मीटर का एरिया, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना माने उतना रखिए। ये भी आपका रेगुलेशन नंबर 92 का 18 नंबर पॉइंट है आई थिंक। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि नो रोप सेल बी यूज फॉर हॉलेज ऑफ सेफ्टी इज लेस देन। देखिए सेफ्टी ऑफ लेस देन का मतलब देखिए इसमें आप लोग जानते हैं क्या पूछ रहा है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का बात कर रहा है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप लोग को फॉर्मूला याद है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट का, फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है आपका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, ठीक है, आप लोगों का नहीं पता है तो बता दे रहे हैं। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बाय वर्किंग लोड। मतलब कि देखिए ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मतलब कि आपका जो ब्रेक हो गया उसका स्ट्रेंथ कितना है और आप लोग का कितना लोड ले रहा है, तो बस इसी को डिवाइड करने से आप लोग का फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकल जाता है। तो इसमें बोल रहा है कि कोई भी रोप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना से कम नहीं होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन है पहला 6, 7, 8, 9, 10। तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 8। जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो कम से कम नहीं होना चाहिए, 8 से कम नहीं होना। 8 से ज़्यादा हो सकता है लेकिन 8 से कम नहीं होना चाहिए कोई भी केस में, ठीक है, क्योंकि अगर वैसा होगा तो फिर आप लोग को मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं एक्सीडेंट होने का चांस है, रास्ता टूटने का चांस है बहुत ज़्यादा। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसी भी केस में 8 से कम नहीं होना चाहिए, ये भी याद रखिए। और आप लोग को बता दें, हमको तो याद रहेगा 8 से कम क्योंकि मेरा डेट ऑफ बर्थ ही 8 तारीख है, तो इसीलिए हम अपना इसको रिलेट कर चुके हैं अपना डेट ऑफ बर्थ से कि मेरा डेट ऑफ बर्थ 8 तारीख, तो मेरा बर्थडे से कम नहीं होना चाहिए रास्ता का मजबूती, ठीक है, इस तरह से भी हो गया। ये कोई स्टोरी बना के, क्योंकि ये सब क्वेश्चन देखिए ईजी भी है और आप लोग एग्जाम में डायरेक्ट 1 नंबर के लिए पूछ सकता है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है, क्योंकि आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी आसपास का याद होगा तो 6, 7, 8, 9, 10 दे देगा तो आप लोग क्लियर नहीं हो पाइएगा, तो कंफ्यूज होइएगा। उसीलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। उसमें आपका बोल रहा है कि हॉलेज रोप इज टू बी रिकेप वंस एटलीस्ट इन एवरी। रिकेप का मतलब पता है क्या बोल रहा है कि जो भी आपका हॉलेज का रस्सा होता है, जैसे मानिए ये आपका हॉलेज है, ये माइंस हो गया, यहाँ पे जो रस्सा गया है आपका सेट ऑफ टब्स के साथ, यही रस्सा को बोलते हैं हॉलेज का रस्सा, मतलब हॉलेज रोप इसी को बोलते हैं। तो यही जो रफ है इसको हम लोग रिकेप करते हैं। रिकेप करने का मतलब हो गया कि इसको हम लोग एक बार खोलते हैं और वापस इसको हम लोग जोड़ते हैं। तो वो वाला काम हम लोग जो खोलना और जोड़ने वाला काम होता है रिकेप का काम, वो हम लोग कितना में करते हैं, मतलब कि कितना महीना में कम से कम करते हैं। तो आंसर है 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 9 महीना या 12 महीना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 महीना में। 6 महीना में कम से कम एक बार हम लोग रिकैपिंग का काम जरूर करते हैं, किसी सारा रास्ता को खोल के देखते हैं और फिर हम लोग उसको रिकैप करते हैं, मतलब जोड़ते हैं। देखिए इसको भी याद करने का एक ट्रिक याद कर लीजिए, ठीक है, कि आप लोग अगर रस्सा का काम हर 3 महीना में खोलिएगा तो काम डिस्टर्ब होगा कि नहीं। अगर हॉलेज का रास्ता खुल गया है तो आप लोग का उस दिन ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, आप लोग का जो भी वर्किंग है वो सब बंद हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जल्दी जल्दी तो नहीं होगा, तो उसीलिए इसको 6 6 महीना पे किया जाता है, ठीक है, एक पार्टिकुलर इंटरवल में कि साल में 2 बार चलो करना है, 2 बार चलो रस्सा को चेक किया जाए कि रस्सा मजबूत है कि नहीं, उसको रिकेप कर दिया जाए, अगर ढीला वाला हो गया है तो थोड़ा टाइट कर दिया जाए। तो ऑब्वियस सी बात है उसी तरह याद रखिएगा 6 महीना में किया जाता है, ठीक है, 6 महीना में, समझ गए। या फिर ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं कि जो हम लोग का ब्रेक होता है, ब्रेक जैसे बाइक आप लोग तो सब कुछ चलाते हैं, तो ब्रेक में हम लोग जो ब्रेक का वायर होता है, ब्रेक वायर जो होता है वो तो आप लोग को पता है कि लगाते हैं नया तो जल्दी खराब नहीं होता है, सालों साल चलता है, कभी कभी 6 महीना में चलता है। तो मिनिमम आप लोग अपना गाड़ी को बहुत अच्छा से मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि हर 6 महीना में कम से कम एक बार चेक कर लीजिएगा कि हाँ चलो ब्रेक का वायर, मेरा बारिश का सीजन है तो कहीं खराब तो नहीं हुआ या कुछ तो नहीं हुआ। तो उस तरह से भी आप लोग रिलेट कीजिएगा 6 महीना, ठीक है। आप लोग को बस कहानी हम इसलिए सुना रहे हैं इतना ना कि आप लोग को याद हो जाए सब चीज़,
क्योंकि ये सब चीज़ हमको पता है कि आप लोग सब भूलिएगा, हम भी भूलते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं भूलते हैं, हम भी भूल जाते हैं, इसीलिए हम कहानी से याद करते हैं कि कहानी याद रहेगा तो आप लोग को याद आ जाएगा क्वेश्चन देखे कि हाँ सर बताए थे कि ऐसा ऐसा चीज़ होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बफर एंड ड्रॉ बार, ठीक है, जो बफर एंड ड्रॉ बार होता है टब में लगा हुआ, उसको हम लोग कब एग्जामिन करते हैं? आपको बोल रहा है एटलीस्ट इन एवरी 7 डे, 14 डेज, या 30 दिन या 15 दिन। तो जो बफर होता है, ठीक है, माइंस में आपका बफर और ये लगा होता है, उसको हम लोग एग्जामिन करते हैं 14 दिन में एक बार, ठीक है। बफर एंड ड्रॉ बार, बफर एंड ड्रॉ बार को हम लोग कब करते हैं एग्जामिन? 14 दिन में एक बार, ठीक है। तो ये सब देखिए, जो भी डाटा वाला क्वेश्चन है ना, हम आपको लिए सारा डाटा वाला क्वेश्चन एक जगह इसीलिए ले आए हैं कि आप लोग को सारा डाटा याद रह जाए कि बफर एंड ड्रॉ बार को चेक होता है हम लोग 14 दिन में एक बार। इसके लिए भी आप लोग याद कर लीजिए, जो बफर बफर है और ड्रॉ बार है वो क्या है, एक तरह का सेफ्टी डिवाइस हो गया ना। तो सेफ्टी डिवाइस के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, उसको कुछ मतलब जल्दी जल्दी मतलब कीजिएगा कि महीना में कम से कम 2 बार तो चेक करना जरूरी है कि हाँ भाई सेफ्टी डिवाइस मेरा बढ़िया से काम कर रहा है कि नहीं। तो उस तरह से भी याद कर लीजिए कि जो भी सेफ्टी डिवाइस है उसको कम इंटरवल में ही किया जाता है, क्योंकि 7 दिन में कीजिएगा तो उससे काम डिस्टर्ब होगा कि हाँ हम 7 दिन में ही बार बार कर रहे हैं तो डिस्टर्ब होगा। महीना में 30 दिन कीजिएगा तो आपको लगेगा कि चलो बहुत टाइम हो गया, खराब हो सकता है, बीच में एक्सीडेंट होने का चांस है, तो इसीलिए 14 दिन में एक बार, ठीक है, 14 दिन में एक बार, 14 दिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। लोकोमोटिव, जो लोकोमोटिव है वो हम लोग कहाँ यूज नहीं करते हैं, जहाँ ट्रैक ऑफ ग्रेडियंट किससे ज्यादा हो जाएगा। लोकोमोटिव का मतलब आपको पता है, एक तरह का इंजन का बात कर रहा है, जो आप लोग का ट्रेन में जो इंजन लगा हुआ रहता है, आगे देखा है ट्रेन का आगे में जो इंजन लगा हुआ था, तो लोकोमोटिव का मतलब वही इंजन हुआ। बड़ा बड़ा माइंस में आपका लोकोमोटिव भी लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि लोकोमोटिव का इस्तेमाल हम लोग कहाँ नहीं करते, जहाँ ट्रैक का ग्रेडियंट कितना से अधिक होने पे, ठीक है। जो आपका ट्रैक होता है वो ट्रैक कितना, मतलब ग्रेडियंट का मतलब तो आप लोग सबको पता है कि एक तरह से जो ढुलकाव टाइप का होता है उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। जैसे देखिए 1, आपको हम एग्जांपल देते हैं, ठीक है। ये 1 है, ये 7 है, ठीक है। तो देखिए अगर आप लोग का 7 मीटर यहाँ पे लंबाई है तो 1 मीटर आपका चौड़ाई है, तो वही बोल रहा है कि इतना अगर ऐसे ढलाव है तो, या फिर देखिए 1:8 का मतलब हो गया इतना और ज्यादा 1:8, समझ गए। तो वही इसमें बोल रहा है कि कितना आपका लोकोमोटिव का ग्रेडियंट रहने पे, ज्यादा रहने पे आप लोग वहाँ पे लोकोमोटिव यूज नहीं कीजिएगा। तो पहला ऑप्शन है 1:14, 1:15, 1:16, या फिर ग्रांटेड एज पर एस बाय RIM, या फिर बोथ ऑप्शन B and D। B and D मतलब 1:15 एंड RIM का परमिशन वाला, मतलब ग्रांटेड करेगा RIM उस परमिशन में। तो इसका आंसर आप लोग का गाइस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आप लोग हम बस फंसाने के लिए दिए थे, ठीक है। 1:15 अगर ग्रेडियंट होगा आप लोग का, ठीक है, 1:15 अगर ग्रेडियंट होगा, इससे ज़्यादा अगर ग्रेडियंट होगा, ठीक है, तो आप लोग लोकोमोटिव का यूज़ उस केस में नहीं कर पाइएगा, समझ गए। तो याद रखिएगा 1:15, 1:15। अब देखिए होल रोड का बात आता है, होल रोड का ग्रेडियंट कितना नहीं होना चाहिए। तो होल रोड का ग्रेडियंट आप लोग को पता है सबका आंसर, तो कमेंट करिएगा। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग को भी हम देते हैं, इसका आंसर हमको सब कोई से कमेंट चाहिए। जो जो क्वेश्चन वीडियो देख रहा है वो सब कोई मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देगा, और सब कोई अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। अगर हम आप लोग के लिए पर डे 40 से 50 क्वेश्चन हम आप लोग को इंपॉर्टेंट करवा सकते हैं, तो आप लोग भी जिम्मेदारी है कि आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे दें, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि पार्ट ऑफ अ रोप होलेज, ठीक है, पार्ट ऑफ अ रोप होलेज सिस्टम डेट आर टू बी एग्जामिन बाय अ कॉम्पिटेंट पर्सन वन एटलीस्ट इन एवरी 24 आवर। तो जो आपका कॉम्पिटेंट पर्सन होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, आपका रोप होलेज सिस्टम का कुछ कुछ पार्ट को हर 24 घंटा में कम से कम एक बार चेक करेगा, ठीक है। 24 घंटा में कम से कम एक बार चेक करेगा। देखिए वहाँ लिखा हुआ है ना एटलीस्ट वंस इन 24 घंटा। तो वो कौन कौन सा पार्ट होगा, मतलब कि कौन कौन सा वो पार्ट होगा, पार्ट बोलने का मतलब कि कौन कौन सा चीज होगा जिसको वो हर 24 घंटा में एक बार चेक करेगा। तो इंजन, हॉलेज का इंजन, जो हॉलेज में आपका इंजन लगा हुआ रहेगा, हॉलेज का इंजन जिससे आप लोग का पूरा मशीन ऑपरेट होगा, वो हॉलेज इंजन को, ब्रेक व्हील को, जो ब्रेक होगा उसको, रोप को, अदर अप्लायंसेस जो यूज में हो रहा है, या ऑल ऑफ दी अबव, ये सारे को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी आपके कॉम्पिटेंट पर्सन होंगे वो आपके 24 घंटा में ये सारे चीजों को एक बार चेक करेंगे रोप हॉलेज सिस्टम में, समझ गए। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ई। अब आते हैं, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। 20 नंबर बोल रहा है अ कॉपी ऑफ कोड ऑफ सिग्नल, ठीक है, ऑफ रोप होलेज इज टू बी प्रोवाइडेड। जो हम लोग का कोड ऑफ सिग्नल होता है, ठीक है, कोड ऑफ सिग्नल COP, कॉपी ऑफ कोड ऑफ सिग्नल ऑफ रोप होलेज, ठीक है, ये हम लोग किसको प्रोवाइड करते हैं, मतलब इसको कॉपी ऑफ द कोड सिग्नल प्रोवाइडेड टू बी प्रोवाइडेड। हाँ, इसको हम लोग कहाँ कहाँ प्रोवाइड करते हैं, एट अ प्लेस वेयर हॉलेज इंजन इज ऑपरेटेड। जहाँ पे भी आपका हॉलेज इंजन रूम है, जहाँ से हॉलेज को ऑपरेट किया जाता है, वहाँ पे आप एक कोड ऑफ सिग्नल ऑफ रोप हॉलेज को प्रोवाइड करते हैं। कोड ऑफ सिग्नल का मतलब होता है ना घर कि जैसे 1 घंटे में क्या होना चाहिए, 2 घंटे में क्या होना चाहिए, 3 घंटे में क्या होना चाहिए, 4 घंटे में क्या होना चाहिए। तो वही चीज़ है कि कोड ऑफ सिग्नल जो होता है आपका रोप होलेज का, कि कितना सिग्नल क्या होना चाहिए, उसका एक कॉपी हम लोग
कहाँ प्रोवाइड करते हैं, तो आपका बोला एट अ प्लेस वेयर हॉलेज इंजन इज ऑपरेटेड, हॉलेज इंजन जहाँ ऑपरेट होता है वहाँ, एट एवरी 30 मीटर, हर 30 मीटर का दूरी पे, एट एवरी पिलर जंक्शन, जहाँ का पिलर का जंक्शन है, ठीक है, वहाँ पे, या फिर एट अ रेगुलर स्टॉपिंग प्लेस, या जहाँ जहाँ आपका रुकने का जगह है, स्टॉपिंग प्लेस है, उस जगह पे, या ऑप्शन नंबर ई जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए एंड डी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, हम लोग कोड ऑफ सिग्नल जो है कॉपी उसका हम लोग कहाँ कहाँ प्रोवाइड करते हैं, तो एक हो गया हॉलेज इंजन में और दूसरा हो गया आप लोग का हर एक रेगुलर स्टॉपिंग में, याद रखिएगा। ठीक है, ये आप लोग का रेगुलेशन नंबर आई थिंक 98 का 1 का बी है, वहाँ पे साफ साफ मेंशन है वंस एट लीस्ट इन, नहीं ये सॉरी 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 सॉरी, इसका आंसर हमको लग रहा है, एक मिनट है, एक मिनट, हाँ इसका रेगुलेशन नंबर 92 है। ठीक है, मुझे वो थोड़ा सा अलग याद आया क्योंकि मुझे भी याद नहीं है तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। 92 है, 92 में आपका लिखा हुआ है कि अ कॉपी ऑफ कोड ऑफ सिग्नल इज टू बी प्रोवाइडेड एट अ प्लेस वेयर हॉलेज इंजन स्टार्टेड एंड एट रेगुलर स्टॉपिंग। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, 21 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है ड्यूरिंग हैंड ट्रेमिंग। हैंड ट्रेमिंग का मतलब हो गया कि अगर हम लोग हाथ से ढकेल रहे हैं, देखते हैं ना लेबर लोग आपका डिब्बा सबको मतलब कि टब्स को हम लोग हाथ से ढकेलते हैं, बिटवीन टू टब्स शुड नॉट बी लेस देन, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू टब्स शुड नॉट बी लेस देन। अगर हम लोग हाथ से अगर हम लोग ढकेल रहे हैं ये सबको टब्स को, सेट ऑफ टब्स को, तो ये जो टब्स के बीच का दूरी है वो दूरी कितना से कम नहीं होना चाहिए, आपका वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो दूरी कितना से कम नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन है आपका 6 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर। तो आंसर हो जाएगा आपका 10 मीटर। जो दूरी है दो सेट ऑफ टब्स के बीच में वो आपका 10 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये जो दूरी है ये 10 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 10 मीटर से कम नहीं, 10 मीटर से ज़्यादा हो सकता है, समझ गए। अगला क्वेश्चन बात है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि विच पार्ट ऑफ रोप होलेज, आपका रोप होलेज का कौन सा पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा वन एटलीस्ट इन 7 डे, 7 दिन में एक बार। तो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा ए जो कि ट्रैक है, दूसरा हो गया स्टॉप ब्लॉक, तीसरा हो गया रन अवे स्विच, चौथा हो गया आपका ऑल सेफ्टी डिवाइसेस, और आपका ऑप्शन नंबर ई हो गया ऑप्शन नंबर ए एंड डी जो कि ये है ट्रैक एंड सेफ्टी डिवाइस। तो रोप होलेज सिस्टम में जो भी आपका कॉम्पिटेंट पर्सन होगा वो क्या करेगा, आपका 7 दिन में एक बार जरूर चेक करेगा सारा ट्रैक को और सारा सेफ्टी डिवाइसेस को। ठीक है, सारा सेफ्टी डिवाइसेस को कम से कम 7 दिन में एक बार चेक करेगा। देखिए गाइज, और आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे था वो भी हम आपको दिखा देते हैं ताकि आप लोग को याद रहे। देखिए बफर एंड ड्रॉबार, बफर एंड ड्रॉबार को कितना है 14 दिन में, और ट्रैक और सेफ्टी डिवाइस कितना हो गया आप लोग का, ट्रैक एंड सेफ्टी डिवाइस हो गया आपका 7 दिन। तो इस तरह से कंफ्यूज मत करिएगा, अगर एग्जाम्पल में ये दोनों थे तो आप लोग यहाँ पे सर याद ये मत करिएगा कि सर तो बताया था कि ये दोनों भी सेफ्टी डिवाइस है तो हम लोग का आंसर बताया था कि सेफ्टी डिवाइस का दिन 7 दिन होता है, नहीं इसके लिए स्पेशल है कि बफर और ड्रॉबार के केस में कितना था 14 दिन था, एटलीस्ट 14 दिन में एक बार। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे आप लोग का यहाँ पे मेंशन है कि जो भी है इसमें आपका होले कौन सा था गाइस, हाँ नीचे था, हाँ यहाँ पे आपका रोप होलेज का सिस्टम में ट्रैक एंड ऑल सेफ्टी डिवाइस, इस केस में आप लोग का कितना दिन था, एटलीस्ट 7 दिन में। कौन चेक करेगा, तो कॉम्पिटेंट पर्सन चेक करेगा। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, उसीलिए हम दोनों को क्वेश्चन को आप लोग का साथ में ही रखे हैं ताकि आप लोग का और क्लियर हो जाए। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोग का बहुत अच्छा है, सेफ्टी डिवाइस और सिस्टम के बारे में पूछ रहा है। एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा आने का बहुत चांसेस है कि मैच द फॉलोइंग करके दे दे, आप लोग को बताना होगा कि इसमें से कौन सा सही है। जैसे कि पी का 1, तो पी का आपका यहाँ क्या बोल रहा है, पी आपका क्या है, क्लिप्टन पुली है, 1 है आपका रॉक होलेज। हम एक चीज़ बताते हैं गाइस, आप लोग को 90% नहीं 90% लोगों को तो चांसेस है कि पता होगा, या फिर 50-50 करते हैं, आधे लोगों को इसका आंसर पता होगा और आधे लोगों को इसका आंसर नहीं पता होगा, मैं श्योर हूँ। लेकिन आपको एक चीज़ बताऊँ, आप लोग इसमें से 100% लोग एग्जाम में इसका आंसर टिक मार के आ सकते हैं एक तरीके से। आपको एक चीज़ बताते हैं, क्लिप्टन पुली नहीं पता है, सोचिए, ऑटोमेटिक फ्लोट अलार्म नहीं पता है, रनअवे स्विच आपको ये भी नहीं पता है किसमें लगता है, रॉक कॉलेज में लगता है नहीं पता है, ठीक है, किप्स नहीं पता है। आपको एक चीज़ बताते हैं ट्रिक इसको करने का, ठीक है, आप लोग रोप कॉलेज के बारे में पढ़े हैं तो रोप कॉलेज से कंपेयर कीजिएगा कि आपको रोप कॉलेज से क्या आ रहा है, कि रोप कॉलेज में आपका क्लिप्टन पुली होगा, रोप कॉलेज में अलार्म सिस्टम के बारे में पढ़े हैं, रनअवे स्विच के बारे में पढ़े हैं, किप के बारे में पढ़े हैं, तो आप लोग को याद आया कि चलो हम लोग को नहीं याद आ रहा, हम नहीं जोड़ पा रहे हैं इसको, तो आप इसको नहीं जोड़ पाए। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्रम वाइंडिंग के जोड़ते हैं कि जो ड्रम से वाइंडिंग होता है, समझ गए, ड्रम वाइंडिंग जो हो गया उसे हम लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं कि ड्रम वाइंडिंग में आपका क्या क्लिप्टन पुली होता है, ऑटोमेटिक फ्लोट अलार्म होता है, रनवे स्विच होता है, किप्स होता है, आप इससे भी नहीं जोड़ पाए, चलिए आपको इससे भी नहीं आया था। आप अगला क्वेश्चन ट्राई किए कि चलो हम रोप एंडलेस रोप होले से ट्राई करते हैं, एंडलेस रोप होले से आप ट्राई करने गए तो आपको याद आया ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो आपको इससे भी याद नहीं आया। फिर आप लोग को लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा इनंडेशन, आप लोग को कभी ना कभी इसी में एक के बारे में आप लोग जरूर सुनेंगे, इनंडेशन। इनंडेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेस वाटर का फ्लो होता है माइंस में, अगर एक्सेस वाटर का फ्लो आ गया तो उसके इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि इनंडेशन हो गया माइंस में। ठीक है, चास नाला जो हुआ था माइंस में एक्सीडेंट, उसमें क्या हुआ था, इनंडेशन ही नहीं हुआ था ना एक तरह से। तो आप लोग का एक चीज आता है इनंडेशन, चलिए आप लोग पकड़ लिया, तो इनंडेशन में क्या आप लोग का पुली लगा हुआ रहता है, नहीं,
ऑटोमेटिक फ्लोट अलार्म लगता है। देखिए फ्लोट, फ्लोट का मतलब क्या होता है, तैरना, और यहाँ इनंडेशन का मतलब क्या होता है, पानी। अब पानी और फ्लोट का रिलेशन आप लोग जोड़ पाए कि चलो भाई हाँ क्यू का आंसर 4 होगा। तो आप लोग को चलिए एक का आंसर आप लोग को याद हो गया या फिर मिल गया गलती से भी, एक तो आप लोग को मिल गया। अब आप लोग आगे यहाँ पे क्यू खोजने, क्यू 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 क्यू, तो ये देखिए सारा क्यू है यहाँ पे। अब क्यू में आप लोग चेक कीजिएगा, क्यू का 2 है तो नहीं, क्यू का तो क्यू ये जो है आपका क्यू, क्यू का 2 है तो नहीं, क्यू का 2 तो नहीं है, क्यू का 2 है नहीं, क्यू का 3 है नहीं, क्यू का क्या है 4 है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। समझ गए, क्यू का 4। तो ऐसे करके आप लोग एक को जरूर मिलेगा, जो आप लोग इतना पढ़े हैं ना, एक जरूर मिलेगा। तो इस तरह से आप लोग ये क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, ये आपको एक तरह से बहुत इजी क्वेश्चन होता है, फ्री में 1 नंबर देके जाता है। बस आप लोग को एक बार पेशेंसली थोड़ा टाइम देके ये क्वेश्चन को करना है। समझ गए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। इसका आंसर हो जाएगा डी। डी में देखिए क्या है, फिर पी का 3 है तो क्लिप्टन पुली आपका कहाँ लगा हुआ था, एंडलेस रॉक फॉलेज में। क्यू का 4 है, क्यू का 4 हो गया आपका फाउंडेशन अलार्म कहाँ हो गया, इनंडेशन में। रन अवे स्विच कहाँ हो गया, रन अवे स्विच हो गया आपका रॉक फॉलेज में। और क्रिप्स कहाँ हो गया, क्रिप्स हो गया आपका ड्रम वाइंडिंग में। तो इस तरह से सब जुड़ गया। समझ गए, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, इन अ बेल्ट कन्वेयर सिस्टम, जो भी आपका बेल्ट कन्वेयर सिस्टम होता है उसमें क्या बोल रहा है, फंक्शन ऑफ स्नब पुली इज। स्नब पुली का फंक्शन क्या होता है, तो क्लीन इनर surface of the belt, clean outer surface of the belt, increase angle of contact to the belt with wide drum, increase belt tension या support the belt। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी आपका स्नब पुली होता है, ठीक है, स्नब पुली उसका काम होता है कि ये इंक्रीज करता है एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द बेल्ट विथ रोप विथ ड्राइव ड्रम। ठीक है, तो स्नब पुली का काम वही होता है कि वो आपका इंक्रीज करता है एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट को बेल्ट में और ड्राइव ड्रम में। अगला क्वेश्चन बोलते हैं, टू रेल, ठीक है, टू रेल ऑफ होलेज ट्रैक आर ज्वाइन बाय। जैसे देखिए ये आपका रेल का एक ट्रैक हो गया, पटरी हो गया, यहाँ से एक पटरी हो गया, ठीक है, ये 2 पटरी हो गया, इधर भी आपका लगा हुआ था ऐसे पटरी। तो आप लोग को याद होगा कि ये पटरी को हम लोग यहाँ ऐसे कुछ जोड़ते हैं, साइड से कुछ चीज़ लगा के जोड़ते हैं। तो वही पूछ रहा है कि जो साइड से जो चीज़ लगा के हम लोग इसको जोड़ते हैं उसका नाम क्या है। समझ गए, आप लोग बहुत बार देखे होंगे कि जो पटरा होता है उसको हम लोग साइड से एक इस तरह का एक बोर्ड जैसा रहता है, कैसे बताएं आप लोग को, ऐसा एक रहता है जिसमें हम लोग नट लगा के हम लोग जोड़ते हैं साइड से, एक तरह से पटरा टाइप का, और इसको जोड़ते हैं। तो इसी का नाम क्या बोल रहा है कि उसको क्या बोलते हैं, ज्वाइनिंग प्लेट, राइस प्लेट, मीट प्लेट या फिश प्लेट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फिश प्लेट। ठीक है, जो भी हम लोग 2 रेल को जोड़ते हैं, ठीक है, जो रेल का जो पटरी को ट्रैक को जोड़ते हैं तो उसको हम लोग फिश फिश प्लेट से जोड़ते हैं। ठीक है, फिश प्लेट से। तो एक तरह से समझिए कि मछली की तरह बना हुआ रहता है, ऐसा लंबा बोर्ड होता है, एक को नट रहता है जो यहाँ का साथा है, एक नट रहता है यहाँ का साथा है, इस तरह इस तरह। तो इसको नाम हो गया आप लोग का फिश प्लेट। ठीक है, तो याद रखिएगा मछली, कभी भी अगर हॉलेज का बात आएगा ना तो आप लोग याद रखिएगा मछली, मछली, मुर्गा मछली नहीं, मुर्गा याद मत रखिएगा, मछली याद रखिएगा, मछली से हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, मछली की मदद से क्या करते हैं कि हम लोग ट्रैक को जोड़ते हैं। ठीक है, तो मछली का प्लेट से। आप लोग अगला क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग, रन अवे स्विच। रन अवे स्विच इज यूज इन कनेक्शन विद। रन अवे स्विच का इसमें से किससे कनेक्शन है, आपका डायरेक्ट रोप होले से, एंडलेस रोप होले से, एरियल रोप होले से, या फिर आपका मेन एंड टेल रोप होलेज, या फिर बेल्ट कन्वेयर। तो ये अलग पढ़े हैं कि रन अवे स्विच आप हमेशा डायरेक्ट रोप होलेज में ही इस्तेमाल करते हैं। ये आसान क्वेश्चन था। ठीक है, रन अवे स्विच का यूज कहाँ होता है, डायरेक्ट रोप होलेज में। अब देखिए, ज्वाइनिंग ऑफ 2 रोप्स, 2 रोप को ज्वाइनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग, कैपिंग, इंटरलॉकिंग या गैसिंग। तो गैसिंग तो नहीं होगा, इंटरलॉकिंग बोल सकते थे, कंफ्यूज करने के लिए आप लोग इंटरलॉकिंग में हो सकते हैं, कैपिंग या फिर स्पाइसिंग में। तो आंसर हो जाएगा स्पाइसिंग। ठीक है, जब भी हम लोग 2 को रस्सा को जोड़ते हैं, ठीक है, एक रस्सा ये हो गया, एक रस्सा ऐसे हो गया, तो जो 2 रस्सा को हम लोग आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, तो उस रस्सा को हम लोग जोड़ने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्प्लाइसिंग। ठीक है, स्प्लाइसिंग, 2 रस्सा को जोड़ने का प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्प्लाइसिंग। जैसे एक रस्सा ये हो गया, एक रस्सा ये हो गया, तो इसको जोड़ना ही कहते हैं, तो इसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग, याद रखिएगा, स्प्लाइस। और अगर नहीं याद हो रहा तो एक ट्रिक आप लोग को बता देते हैं, स्लाइस। स्लाइस आप लोग सबको पिए होंगे माइंस में। ठीक है, तो स्लाइस से याद रख सकते हैं कि स्लाइस क्या करता है, 2 दोस्तों को जोड़ता है कि हाँ भाई स्लाइस लेके आए हैं, पिएगा क्या, तो दोनों के बीच में दोस्ती हो गया, तो स्लाइस, स्प्लाइस। तो 2 रोप को जोड़ने के लिए स्प्लाइस, स्लाइस, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ, एग्जामिनेशन ऑफ के बारे में पूछ रहा है कि हॉलेज इंजन एंड रोप इंजन, हॉलेज इंजन एंड रोप वंस एटलीस्ट इन एवरी 24 आवर। जो एग्जामिनेशन करेंगे हम लोग वो हॉलेज इंजन एंड रोप का कब करेंगे, एटलीस्ट 24 घंटा में। हॉलेज ट्रैक एंड सेफ्टी डिवाइस का 7 दिन में। टू बफर टब बफर, ड्रॉ बार एंड टब कपलिंग को 14 दिन में। हॉलेज एंड ट्रेवलिंग रोडवेज को 7 दिन में, या ऑल ऑफ दी अबव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ दी अबव। अभी तक का क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ डे का बोलने का मतलब पता है क्या है, ये क्वेश्चन में हम आपको एक ही जगह सारा का सारा पॉइंट दे दिए जो कि सच है। आप लोग अगर ये पॉइंट याद हो गया तो आप लोग एग्जाम में कंफर्म है कि 1 से 2 नंबर आप लोग क्वेश्चन तो लेके जाइएगा ही अपने साथ, क्योंकि यहाँ पर हम सबको एक साथ ले आए हैं कि हॉलेज एंड इंजन का जो टेस्टिंग होगा
वो कब होगा? 24 घंटा में। ठीक है, आप लोग को याद रखना कि इंजन या रॉक का बात करें तो 24 घंटा होगा। हॉलेज ट्रैक या सेफ्टी डिवाइस, हम आपको बताया था कि सेफ्टी डिवाइस का कब कब होता है, तो हर 7 दिन में। और जहां टब बफर और ड्रॉप बार का बात आया तो वहां पे 14 दिन हो गया। और हॉलेज एंड ट्रेवलिंग रोडवेज का बात आया तो वहां कितना हो गया? 7 दिन हो गया। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। आप लोग से एक क्वेश्चन हम पूछते हैं कि जो भी ट्रेवलिंग रोडवेज होता है वो 7 दिन में एक बार उसका एग्जामिनेशन कौन करता है, उसको एग्जामिन कौन करता है? ठीक है, उसका इंस्पेक्शन कौन करता है एक तरह से? इसका कमेंट में आप लोग आंसर दीजिएगा, पढ़ाया हुआ है। अगला है आपका पॉइंट आउट द इनकरेक्ट, आपको बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। ठीक है, पहला बोल रहा है ग्रेडियंट ऑफ रैम इन ओपन कास्ट माइंस सेल नॉट एक्सीड 1:12। दूसरा बोल रहा है आपका ग्रेडियंट ऑफ अ रैम, ठीक है, gradient of a ram in open cast mine shall not exceed 1:10. Ram length shall not exceed 50 meter at one stretch, या ram shall be used only in crowel mounted। ये तो देखिए जो भी आपका ग्रेडियंट ऑफ रैम होता है ना वो आपका एक्सीड नहीं करना चाहिए 1:12 से। ठीक है, 1:10 से एक्सीड कर जाएगा लेकिन 1:12 से नहीं एक्सीड करना चाहिए। ठीक है, जो ग्रेडियंट ऑफ रैम होता है, ग्रेडियंट ऑफ रैम इन ओपन कास्ट माइन, जो भी ग्रेडियंट ऑफ रैम का जो भी आपका ग्रेडियंट होता है, जो समझ में आ रहा है ग्रेडियंट कैसे समझाया? ऐसे देखिए, यही बोल रहा है ये आपका 1:12 से नहीं ज़्यादा होना चाहिए, 1:12। ठीक है, जिसका गलत ये वाला है। ठीक है, सॉरी एक मिनट, गलत ये वाला है, ग्रेडियंट ऑफ रैम गलत है, बाकी सब आपका सही है। रैम का यूज़ करते हैं क्लाउडर माउंटेन मशीन को चलाने के लिए। रैम का जो लेंथ होता है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 50 मीटर से वन स्ट्रेच में। अब देखिए अगला क्वेश्चन आते हैं आपको 30 नंबर, क्या पूछ रहा है? विथ ऑफ अ होल रोड सेड नॉट लेस देन, जो भी आपका होल रोड होगा उसका विथ होगा, मतलब कि चौड़ाई होगा, वो कितना से कम नहीं होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है कि विथ ऑफ अ लार्जेस्ट व्हीकल प्लस 5 मीटर इन वन वे, विथ ऑफ अ लार्जेस्ट व्हीकल इंटू 3 प्लस 5 मीटर फ्रॉम टू वे रोड, और विथ ऑफ अ लार्जेस्ट व्हीकल इंटू 2 प्लस 5 मीटर फ्रॉम टू वे रोड, या ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों सही है। कि जो भी आपका होल रोड होता है, ठीक है, ओपन कास्ट माइंस का बात कर रहा है। ठीक है, तो होल रोड का लेंथ जो होता है आपका हेवीएस्ट लार्जेस्ट व्हीकल, जो भी सबसे बड़ा व्हीकल होगा, ठीक है, माइंस का जो भी सबसे बड़ा व्हीकल होगा उस व्हीकल का विद से इसका जो चौड़ाई होगा, ठीक है, इससे प्लस 5 मीटर होना चाहिए, प्लस 5 मीटर वन साइड रोडवे में। और अगर लार्जेस्ट व्हीकल इंटू 3 हो गया तो फिर 5 मीटर टू वे रोड में। टू वे रोड का मतलब जानते हैं क्या? एक तरफ से इधर से आने के लिए रोड और एक तरफ से इधर जाने के लिए रोड, इसको बोलते हैं टू वे रोड। और वन वे रोड हो गया मतलब इधर से ही आ रहे हैं इधर से ही जा रहे हैं, तो ये हो गया वन वे रोड। तो वन वे रोड का मतलब कि विड्थ ऑफ लार्जेस्ट व्हीकल प्लस 5 मीटर फ्रॉम वन वे रोड, और टू वे रोड का मतलब विड्थ ऑफ लार्जेस्ट व्हीकल इंटू 3 प्लस 5 मीटर फ्रॉम टू वे रोड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? कॉर्नर और एंड बेंड्स ऑफ होल रोड सेल बी डिजाइन सो टू प्रोवाइड अ क्लियर व्यू ऑफ नॉट लेस देन। ठीक है, जो कॉर्नर और बेंड होता है होल रोड को हम लोग उसको कैसे डिजाइन करते हैं कि हम लोग क्लियर व्यू मिल सके? कितना मीटर तक? 100 मीटर तक। दूसरा बोल रहा है 3 टाइम्स ब्रेकिंग डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बोल रहा है 60 मीटर, और या फिर बोल रहा है कि एज डिसाइडेड बाय मैनेजर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डंपर ब्रेक। डंपर ब्रेक के मतलब मैनेजर डिसाइड करेगा कि किस टाइप का डंपर ब्रेक यूज हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 3 टाइम्स ब्रेकिंग डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। और ये आपका क्या बोलते हैं, रेफरेंस नोटिफिकेशन GSR 976E में दिया हुआ है, स्टैंडर्ड एंड पैरामीटर फॉर होल रोड। ठीक है, उसमें ये चीज़ मेंशन है कि जो भी आपका कॉर्नर और बेंड होगा आपका होल रोड का, वो आपका 3 टाइम्स होगा ब्रेकिंग डिस्टेंस का एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। समझ गए? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर। 32 नंबर क्या बोल रहा है कि पुल कोड, जो आपका पुल कोड होता है बेल्ट कन्वेयर सिस्टम में, वो कैसा होता है? एक तरह का क्लीनिंग डिवाइस होता है, एक तरह का स्टॉपिंग डिवाइस होता है, मतलब स्टॉप होता है कन्वेयर को इमरजेंसी में, या फिर डिवाइस होता है जिसका मदद से हम लोग क्लीन करते हैं बेल्ट को, जिसमें जहाँ कोल डस्ट जमा हो जाता है, या फिर डिवाइस होता है जिससे हम लोग डिस्चार्ज करते हैं कोल को वन बेल्ट वन साइड ऑफ बेल्ट को। तो देखिए आप लोग सबको नाम तो सुने होंगे एक बार, पुल कोड स्विच चेस, आप लोग का बुक में ये नाम मेंशन है, पोल कोड स्विचेस। ठीक है, ये आपका जानते हैं क्या है? एक तरह का स्टॉपिंग डिवाइस है। ठीक है, ये एक तरह का स्टॉपिंग डिवाइस है जो कि हम लोग इमरजेंसी में लगाते हैं। अगर हम लोग पुल कोड स्विच को ऑन कर देंगे तो जितना भी कन्वेयर चल रहा है माइंस में, जितना भी मतलब एक तरह कन्वेयर का मतलब क्या होगा? पट्टा हो गया, समझे, जिसपे आप लोग का कोई भी सामान जो है ट्रेवल करता है पूरा माइंस में, इधर से इधर या बाहर निकलता है, पट्टा टाइप का, समझ गए? तो इसी को कन्वेयर बोलते हैं। तो वही एक तरह का स्टॉपिंग डिवाइस होता है। तो पुल कोड स्विच को ऑन करते ही वो इमरजेंसी डिवाइस होता है जो सारा का सारा कन्वेयर को स्टॉप कर देता है। समझ गए? तो पुल कोड
पुल कोड स्विच जो एक तरह से ये होता है, ये आपका रेगुलेशन नंबर आई थिंक 97 में दिया हुआ है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, हमको जहाँ तक याद है हम आपको बता दे रहे हैं 97 में है। अगला है 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अटैचमेंट फिटेड टू अ एक्सल ऑफ अ लास्ट टब ऑफ असेंडिंग सेट इन टब्स ऑफ अ डायरेक्ट ड्रॉप होलेज इज नोन एज। कमेंट गाइस, इसका आंसर कमेंट में चाहिए मुझे, मैं नहीं बताऊंगा, ये आसान क्वेश्चन है। इसका आप लोग सबको मुझे कमेंट कीजिएगा, 2 क्वेश्चन हम आपको पर डे देते हैं कमेंट करने के लिए, तो सब कुछ मुझे 2 क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करके बताएगा कि हाँ इसका आंसर ये होगा सर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 34 नंबर कि रन अवे स्विच इज यूज इन कनेक्शन विद। जो रन अवे स्विच होता है उसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं कनेक्शन करने के लिए, समझ गया। तो आपका पहला हो गया आपका ग्रेविटी होलेज, डायक्रॉप होलेज, मेन एंड टेन होलेज, या फिर एंडलेस होलेज में। तो रन अवे स्विच ये हो गया आपका डायक्रॉप होलेज। आपको हम पहले भी शायद क्वेश्चन बताया था कि रन अवे स्विच जो है सेफ्टी डिवाइस है, कहाँ यूज होता है, तो डायरेक्ट ड्रॉप होलेज में होता है। अगला क्वेश्चन में पढ़ते हैं। बोल रहा है कि एफिशिएंट टेलीकम्युनिकेशन शैल बी प्रोवाइडेड इन एंड ऑफ हॉलेज एंड टॉप ऑफ द शाफ्ट और इंक्लाइन इफ द लेंथ ऑफ हॉलेज सिस्टम एक्सीड। अगर हॉलेज सिस्टम का लेंथ कितना से एक्सीड हो जाएगा तो हम लोग वहाँ पे एफिशिएंट टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम लगाएंगे, 300 मीटर, 500 मीटर, 600 मीटर या 1 किलोमीटर। देखिए एंड ऑफ हॉलेज और टॉप ऑफ अ शाफ्ट, मतलब कि जो भी आपका हॉलेज सिस्टम है ये आपका टॉप हो गया, ये आपका एंड हो गया, ठीक है। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा इंक्लाइन में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक तरह से टेलीकम्युनिकेशन लगाएंगे, मतलब कि टेलीफोन लगाएंगे बात करने के लिए अंदर से बाहर तक। तो इसका लेंथ होना चाहिए आप लोग का 300 मीटर, ठीक है, 300 मीटर। ये आप लोग का रेगुलेशन नंबर 92 में शायद मेंशन है कि हॉलेज रोडवे एक्सटेंड टू अ डिस्टेंस ऑफ मोर देन 300 मीटर फ्रॉम अ शाफ्ट एट द एंट्रेंस एफिशिएंट टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम शैल बी प्रोवाइडेड, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 300 मीटर। तो याद रखिएगा कि टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम हम लोग लगाते हैं 300 मीटर से ज़्यादा लेंथ होने पे, कहाँ से कहाँ तक, टॉप ऑफ द शाफ्ट से इंक्लाइन का लेंथ तक। अब अगला क्वेश्चन आप अगला एक बार पढ़िए, हम तब तक पानी थोड़ा पी लेते हैं। देखिए अगला आपसे पूछ रहा है कि चूज द इनकरेक्ट वन। इनकरेक्ट वन मतलब गलत बताना आपको। तो क्या बोल रहा है, नो रोप सेल बी यूज फॉर होलेज इफ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज लेस देन 8। तो ये तो आप लोग हम पहले भी क्वेश्चन करवाए, तो ये तो सही है, ये आंसर नहीं होगा। दूसरा बोल रहा है कि स्प्लाइस रोप सेल नॉट बी यूज इन डायरेक्ट होलेज। स्प्लाइस रोप जो होगा हम लोग उसका यूज डायरेक्ट रोप होलेज में नहीं करेंगे, ठीक है। तो सही बोल रहा है कि स्प्लाइस रोप का हम लोग यूज डायरेक्ट रोप होलेज में नहीं करेंगे, तो ये भी सही है। तो आंसर ये गलत मतलब इनकरेक्ट पूछा है ना, तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। अगला पढ़ते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ टब कपलिंग सेल नॉट बी लेस देन 8, ठीक है। तो टब कपलिंग का फैक्टर ऑफ सेफ्टी 8 से कम नहीं होना चाहिए, तो ये गलत है, ये ही गलत है, ठीक है। लास्ट में पढ़ लेते हैं फिर भी। बेल्ट कन्वेयर यूज इन सीरीज सेल बी प्रोवाइडेड विथ सब्सटेंशियल कंट्रोल एंड सिक्वेंशियल इंटरलॉक। हाँ तो ये तो सही है। इसका आंसर गलत वाला पूछा तो गलत यही हो जाएगा कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ टब कप टब कपलिंग सेल नॉट बी लेस देन 8, ठीक है। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पूछ रहा है कि इनकरेक्ट बताना है फिर से आपको। क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में भी दीजिएगा ना, तो ये चीज पढ़ लीजिएगा कि आप लोग इनकरेक्ट पूछा है कि करेक्ट पूछा है। जल्दबाजी के चक्कर में आप लोग ये नहीं कीजिएगा कि इनकरेक्ट वाला को सही जो मिला आप लोग को मार्क आ गया, तो आप लोग को 1 नंबर आने की जगह 1 नंबर कट गया, समझ गए। क्योंकि आप लोग इतना ज़्यादा टेस्ट लगा चुके हैं ना, बहुत कोई हमको पता है कि बहुत टेस्ट लगा चुका है जिससे उन लोग को आंसर ही याद हो गया है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रख के कम से कम एक बार चेक कीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि प्रोविजन सेल बी मेड बेल्ट कन्वेयर स्टॉप ऑटोमेटिकली इन केस ऑफ। जो भी आपका प्रोविजन बना हुआ है बेल्ट कन्वेयर को स्टॉप करने के लिए ऑटोमेटिकली इन केस ऑफ, तो क्या बोल रहा है, एक्सेसिव फ्रिक्शनल बिटवीन बेल्ट एंड द ड्रम रोलर और अदर ऑब्स्ट्रक्शन, ब्रेकेज ऑफ बेल्ट, ओवरलोडिंग और बेल्ट कन्वेयर, या फायर और स्पॉन्टेनियस हीटिंग इन द बेल्ट कन्वेयर। तो इसमें से आपसे पूछ रहा है गलत कौन सा है प्रोविजन, कौन सा प्रोविजन गलत है आपका। बेल्ट कन्वेयर स्टॉपिंग के केस में ऑटोमेटिकली, जब ऑटोमेटिकली बेल्ट कन्वेयर स्टॉप होता है तो उस केस में गलत क्या है। तो बोल रहा है कि जब ऑटोमेटिक बेल्ट कन्वेयर स्टॉप होगा तो उसमें एक्सेसिव फ्रिक्शन होगा बिटवीन बेल्ट एंड ड्रम एंड रोलर एंड अदर ऑब्स्ट्रक्शन के बीच में। तो ऑब्वियस सी बात है कि हाँ होगा ही। जब आप ऑटोमेटिक बेल्ट मतलब ऑटोमेटिक आप कहीं कोई चीज़ को रोक दीजिएगा तो ऑब्वियस बात है फ्रिक्शन तो होगा ही ना ड्रम और बेल्ट के बीच में, तो ये तो सही है। इसका आंसर ये नहीं होगा। दूसरा बोल रहा है कि ब्रेकेज ऑफ बेल्ट, हाँ ये भी हो सकता है कि अगर आप लोग बेल्ट को अचानक से रोक कर दीजिएगा मतलब इमीडिएटली, ठीक है, ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा तो रस्सा टूट सकता है, बेल्ट आपका टूट सकता है, तो ये भी सही है, ये भी आंसर नहीं होगा। अगला बोल रहा है कि ओवरलोडिंग ऑफ बेल्ट कन्वेयर, ठीक है, कि आपका बेल्ट कन्वेयर पे ओवरलोडिंग हो जाएगा। तो ओवरलोडिंग क्या होगा भाई इसमें, ये गलत हो गया। और फायर और स्पॉन्टेनियस हीटिंग इन बेल्ट कन्वेयर, हाँ फायर हो सकता है या स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो सकता है घर्षण से, क्योंकि अगर आपका फ्रिक्शन होगा तो फिर और स्पॉन्टेनियस हीटिंग होगा।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओवरलोडिंग ऑफ बेल्ट कन्वेयर। ठीक है, यही आपका इसमें गलत है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हम हमको लग रहा है आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग हम ये सब बहुत ज़्यादा डीपली में इसलिए भी बता रहे हैं ना कि एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आएगा। ये सब क्वेश्चन चैप्टर ही इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको हम स्पीड में करके आप लोग को स्किप करवा के जल्दी जल्दी नहीं करवा सकते हैं। जहाँ हमको लगेगा कि हाँ आप लोग को स्पीड में करवाना चाहिए, वहाँ पे हम आप लोग को जरूर करवाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा पेशेंसली आप लोग पढ़िएगा। इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन एक्विडेंटली मेंटेन होल्ड रोड। ठीक है, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है आपका इन एडिक्वेटली मेंटेन होल्ड रोड का? तो पोर्ट होल एंड वाश आउट, डम्प्स, बम्प्स एंड मडी एरिया, स्टीप ग्रेडियंट या फिर स्केटर्ड मटेरियल। तो आपका एक तरह से होल रोड का बात कर रहा है, तो मटेरियल कहाँ से आएगा? स्केटर्ड मटेरियल एक तरह से एग्जाम्पल नहीं है आपका। पोर्ट होल एंड वाश आउट, पोर्ट होल का मतलब क्या? गड्ढा। बम्प्स एंड मडी एरिया मतलब कीचड़ वाला रास्ता, और स्टीप ग्रेडियंट मतलब कि जो भी आपका ग्रेडियंट ढलानदार रास्ता, तो ये सब आपका कहीं ना कहीं एडिक्वेटली मेंटेन किया जाता है होल रोड में, लेकिन आपका स्केटर मटेरियल को थोड़ी मेंटेन किया जाता है। इसका आंसर यही होगा कि नॉट एन एग्जाम्पल, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 39, 40, 41, आई थिंक हाँ यही लास्ट है 3 क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपका? एक्सेप्ट वेयर होलेज इज अफेक्टेड बाय मीन्स ऑफ एन whenever the haulage rope is in motion every person of the haulage roadway shall take in a main hole। तो इसमें आपसे क्वेश्चन साफ साफ इतना जो घुमा के पूछा, इसमें आपका क्वेश्चन सिर्फ ये पूछना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा आपका होलेज सिस्टम में मैनहोल प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ पे आदमी शेल्टर ले सकता है। शेल्टर लेने का मतलब कि वहाँ जाके छुप सकता है जब आपका वहाँ से ट्रेन गुजरे। तो सिंपल सा एक लाइन का आंसर है। ठीक है, एंडलेस, डायरेक्ट रोप होलेज, मेन एंड टेल या ग्रेविटी रोप होलेज। तो सिंपल से याद रखिएगा कि जब भी आपका मेन होल का बात करें जहाँ पे आपका एक्सेप्ट वेयर होलेज इज इन इफेक्टिव माई मेन कन्वे होलेज रोप इज इन मोशन एवरी पर्सन और होलेज सिस्टम से शेल्टर इन मेन होल इन एंडलेस में, तो इसका आंसर हो जाएगा एंडलेस। ठीक है, जहाँ पे आपका शेल्टर लेने का बात है और मेन होल का बात है तो वहाँ पे याद रखिएगा आप लोग एंडलेस का बात कर रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन केस ऑफ ट्रेवलिंग डिस्टेंस, इन द केस ऑफ ट्रेवलिंग डिस्टेंस फ्रॉम इंक्लाइन, इंक्लाइन समझ गए, ऑडिट, माउट, पिट बॉटम, एक्सीड और एक्सीड द ट्रेवलिंग इज आर्डस, आर्डस का मतलब हो गया मतलब थकानपूर्ण, थकावदार हो। द ओनर एजेंट मैनेजर, कौन कौन? ओनर एजेंट मैनेजर shall provide suitable main riding arrangement as approved by the chief inspector। सिंपल सा क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि आप लोग का जो भी इंक्लाइन हो या फिर जो भी पिट टॉपम है वो दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब कितना होना चाहिए या फिर थकावदार होगा, तो हम लोग वहाँ पे मेन राइडिंग सिस्टम लगाएंगे। तो ऑप्शन है आपका 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर, या सॉरी 5 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का, सबको पता है 1 किलोमीटर। अगर 1 किलोमीटर का रास्ता है तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सुटेबल मेन राइडिंग सिस्टम लगाएंगे। मेन राइडिंग सिस्टम देखिएगा इस क्या होता है, एक तरह से ऐसे बना हुआ रहता है, यहाँ पे आदमी लोग बैठता है, यहाँ पकड़ लेता है और आगे जाता है। ये एक तरह का बेल्ट होता है, मतलब मशीन होता है जहाँ पे आदमी लोग यहाँ बैठ जाएगा और ये आप लोग आगे बढ़ते रहेगा ऐसे। तो आप लोग यहाँ पे एंट्रेंस में बैठिएगा और आप लोग यहाँ पे जहाँ पे उतरना वहाँ जाके लास्ट में पिट बॉटम में आप लोग उतर जाइएगा। तो एक तरह से ये रास्ता को मतलब कि थकावदार रास्ता को कम करने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि देखिए 1 किलोमीटर अगर आप लोग जाइएगा तो आप लोग तो ऐसे ही थक जाइएगा, तो अंदर जाके आप लोग क्या काम करिएगा? ठीक है, तो उस केस में आपका ओनर एजेंट मैनेजर, याद रखिएगा ओनर एजेंट और मैनेजर ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? आप लोग का प्रोवाइड करते हैं एक सुटेबल मेन राइडिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा कि किस केस में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा भी है। आप लोग से क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 किलोमीटर रास्ता है तो वहाँ पे हम लोग मेन राइडिंग सिस्टम लगाएंगे, तो इसका अप्रूवल कौन देता है और कौन कौन इसको प्रोवाइड करता है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपको याद रखना होगा कि ओनर एजेंट मैनेजर आपका क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं, और इसका अप्रूवल कौन देता है? तो सीआई देता है। ठीक है, सीआई देता है, चीफ इंस्पेक्टर। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोग के लिए। अगला है 41 नंबर, हु शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ प्रैक्टिस। सीओपी के लिए कौन जिम्मेदार होता है आपका माइंस में? कोड ऑफ प्रैक्टिस आप लोग सबको पता है कि कोई भी ऑपरेशन अगर माइंस में होता है, कोई भी ऑपरेशन जब हम लोग स्टार्ट करते हैं माइंस में, तो हम लोग क्या करते हैं? कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाते हैं। कोड ऑफ प्रैक्टिस में क्या लिखा होता है? जो भी आपका मशीनरी रन होगा, ये कैसे आप लोग का बाकी सारा वर्क होगा, तो वो सारा चीज़ इसमें मेंशन होता है। तो ये चीज़ जो होता है माइंस में, इम्प्लीमेंटेशन करवाने का काम किसका है? ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन करवाने का मतलब हो गया कि लागू करवाने का काम किसका है? तो आपका पहला ऑप्शन है कि ओवरमैन। ओवरमैन क्या इसको इम्प्लीमेंट करवाएगा? ओनर एजेंट या मैनेजर, जो मालिक होंगे, ओनर होंगे, एजेंट वो, या फिर सिर्फ मैनेजर या मैनेजर एंड इंजीनियर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मैनेजर और इंजीनियर। ये आपका रेगुलेशन नंबर 97 है। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 97 में ये चीज़ मेंशन है कि जो मैनेजर एंड इंजीनियर होंगे, ठीक है, वो आपका माइंस में क्या होंगे? इम्प्लीमेंट करवाने का काम करेंगे कोड ऑफ प्रैक्टिस को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जरूरी है, याद रखिएगा। और गाइज एक
चीज़ और है कि अगर आप लोग वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को तो लाइक तो कर ही दीजिएगा, और अगर अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। और अगर पहली बार आए हैं चैनल को तो चैनल को एक सब्सक्राइब भी कर दीजिए आप लोग, ठीक है, ताकि और भी ऐसी वीडियो बनाओ तो उसका आप लोग को हेल्प मिल सके। और साथ ही साथ गाइज मेरा आप लोग देख रहे होंगे कि 500 के हम बहुत नज़दीक आ चुके हैं, ठीक है। तो 500 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो आप लोग के लिए एक सरप्राइज भी है, ठीक है, जो आप लोग का एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर हो सके तो जल्दी से 500 सब्सक्राइबर मेरा कंप्लीट करा दीजिए, बदले में हम आप लोग से कुछ नहीं मांगते हैं, ठीक है। तो बस वीडियो पसंद आया हो तो गाइस एक लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो में, जो हम लोग हो सके तो आज या कल में ही हम अपलोड कर देंगे, और एग्जाम से पहले आप लोग का सारा इंपॉर्टेंट करवा देंगे। और साथ ही साथ गाइस एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि बुक एंड ऑथर वाला भी हम आज लाने वाले हैं, ठीक है, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम कम बचा है तो हम लोग को ननटेक भी कंप्लीट करना है जल्दी से, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।